Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the steps in demand forecasting. Steps of a demand forecasting जो कि बहुत ही ज़्यादा important topic है. डिमांड फोरकास्टिंग जो है प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था. इसका मतलब था डिमांड को हमको क्या करना है, फोरकास्ट करना है. फ्यूचर में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का कितना डिमांड होगा, इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, तो वो सब चीज़ों को फोरकास्ट करके उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट सिचुएशन में उसका डिसीजन लेना होता है. एंड सपोज अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्शन को प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अरेंजमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, सपोज सेल्स टारगेट देना है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग पे ही बेसिस पे उसके ऊपर बेस होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. तो द डिमांड फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं. तो वो स्टेप्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ज़रा ध्यान देना. द फर्स्ट वन इज़ नथिंग बट द स्टेप्स इन द डिमांड फोरकास्टिंग. ज़रा ध्यान देना, स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग. अब डिमांड फोरकास्टिंग के कौन से स्टेप्स हैं. तो सबसे पहला क्या है आपका, नेचर ऑफ फोरकास्टिंग. नाउ आप डिमांड फोरकास्ट करने वाले हो, लेकिन कौन से टाइप का फोरकास्टिंग आप यूज़ करोगे, एक्टिव, पैसिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और यू विल गोइंग टू यूज़ द मैक्रो लेवल और मैक्रो लेवल. कौन से टाइप के फोरकास्टिंग का आप यूज़ करने वाले हो, दैट विल गोइंग टू बी डिसाइडेड. फिर दैट इज़ नथिंग बट टू बिगिन विथ वन शुड बी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ द फोरकास्ट. अब जो फोरकास्टिंग हम करेंगे, जो हम डिमांड फोरकास्ट करके जो हम रिपोर्ट निकालेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, वो चीज़ों का वो यूज़ कहाँ पे हम कर सकते हैं, वाई वी विल गोइंग टू यूज़ इट and how you will going to use it, that is nothing but the nature of forecasting. So basically for what purpose it will be used, and depending upon its use one has to choose the type of forecasting, that is micro, macro, short run, long run, active, passive. उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे कि हमें लगा कि हमारे फोरकास्टिंग में हमें शॉर्ट टर्म के लिए करना है, एक्टिव करना है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिव फोरकास्टिंग का यूज़ करना है. जब हमने पहले डिसाइड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज़ नथिंग बट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. देखो कौन सी विच टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ देयर, कौन से प्रोडक्ट में आप डील करते हो, वो फोरकास्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ पेरिशेबल गुड्स की, तो पेरिशेबल गुड्स के केस में उनका डिमांड क्या होता है, विद इन 2 डेज़, विद इन 3 डेज़ के अंदर तक, दैट्स इट. उससे ज़्यादा वो नहीं आ सकता, और सम टाइम इट इज़ ओनली फॉर द 24 आवर्स. तो डिमांड जो है वो चेंज होते रहता है डेली बेसिस पे पेरिशेबल गुड्स का. और ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं कि एक बार आपने प्रोड्यूस कर लिए तो उसके 1 साल बाद भी आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो एज इट इज़ वो सेल होगा. सो ड्यूरेबल गुड्स के केस में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टाइमिंग चेंज है, और पेरिशेबल गुड्स के केस में यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म, इट इज़ ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म थिंग. क्योंकि विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स वो कमोडिटीज़ को हमें क्या करना होता है, कंज्यूम करना होता है. Then after, the next step is to understand the nature of a product for which the undertaking the demand forecasting हम कर रहे हैं. वो हो सकता है कंज्यूमर गुड्स हो या प्रोड्यूसर गुड्स हो. नाउ कंज्यूमर गुड्स मीन्स व्हाट, जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं कंजम्पशन के लिए, और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी, वो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो कंज्यूमर गुड्स बाद में हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. देन आफ्टर द पेरिशेबल गुड्स है या फिर आपका ड्यूरेबल गुड्स है, हैज़ ऑटोनोमस डिमांड और द डिराइव डिमांड. नाउ डायरेक्ट डिमांड है, फिक्स डिमांड है कि आपका वो डिमांड है जो इनकम पे डिपेंड होता है, लग्जरियस है, नेसेसिटी है कि कंफर्ट है, वो सब चीज़ें भी क्या करती हैं यहाँ पे मायने रखती हैं. वो सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं. देन आफ्टर द डिमांड फाइनल प्रोडक्ट है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा. द कंज्यूमर गुड्स आर यूज डायरेक्टली फॉर द फाइनल कंजम्पशन. ऑन द अदर हैंड द प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द अदर गुड्स, एंड सच अ डिमांड इज टर्म्ड एज अ डिराइव्ड डिमांड because the demand for it's derived from the final demand for the finished goods, and accordingly बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं. sometime क्या होता है, sometime the promoting the sales through the advertisement or the price competition is much less important in the case of a producer's good as compared to the consumer goods. देखो क्या होता है पता है, पहले हमें डिसाइड करना है कि नेसेसिटी है, कंफर्ट है, कि लग्जरी है, पेरिशेबल है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. और ये जो डिसीजन मेकिंग होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर पेरिशेबल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के केस में देखो, तो यू विल गोइंग टू सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ द FMCG प्रोडक्ट. कंज्यूमर गुड्स का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन वहीं जो प्रोड्यूसर के गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी,
मशीन्स जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट कभी होते ही नहीं हैं। उनका क्या होता है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता। They'll just going to directly contact through the direct selling or there are the exhibitions, not more than that. ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उनका होता नहीं है। Then after both the producer and the consumer goods can be divided into the perishable और durable। तो perishable goods के केस में those goods जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पेपर प्लेट हो गया, while the durable goods मतलब जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, which can be used for the more than once, जैसे फर्नीचर मशीन्स हो गए। Sales of a non durables are made largely to meet the current demand and while sales of a durables are made to meet the new demand or the replacement of the demand। so nature of a product भी डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का आपका डिमांड फोरकास्टिंग हो सकता है। पेरिशेबल गुड्स का है कि आपका ड्यूरेबल गुड्स का है, नॉर्मल गुड्स है कि आपका ऑटोनोमस है, डिराइव डिमांड है कि आपका ऑटोनोमस डिमांड है। सो देयर आर द मैनी थिंग्स जो यहाँ पे आते हैं जिसका हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना रहता था। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। देखो क्या होता है पता है, जब भी हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होता है, डिमांड चेंज हो सकता है। अब ये डिमांड कैसे चेंज होगा, जब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, जब प्राइस चेंज होगा, कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, एडवर्टीजमेंट का तरीका चेंज होगा, तब जाके क्या होगा, हमारा डिमांड भी यहाँ पे चेंज होता है। तो जब भी हम एस्टिमेट करते हैं कि डिमांड हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो वो डिपेंड करता है आपके डिटरमिनेंट पे। तो डिटरमिनेंट भी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसिडर करना है जब भी हम फोरकास्टिंग करेंगे तब। So determinant of a demand, after identified a product, we have to clearly find it out कि कौन से determinant है हमारे demand के for the product। Different determinants will going to be assumed a different level of importance, degree of importance, and analyzing depending upon the nature of a product and the nature of forecast। and the important determinants are the price of the product, price of a related goods, consumer income, advertisement। ये सब क्या है, कुछ important determinant है। अगर मुझे लगा कि मेरे commodity के goods and services जो मेरे हैं उनके डिमांड मार्केट में बढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटिटर, प्राइस ऑफ माई ओन गुड्स, एडवर्टीजमेंट। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरे डिमांड को चेंज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, अपना डिसीजन लूँगा। देन आफ्टर इन एडिशन इट इज़ important to consider the demographic, sociological and psychological factors after the demand, and this is very important for the long term demand forecasting। देखो determinants of demand पे फोकस करके अपने डिमांड को फोरकास्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिमांड चेंज कब होगा, जब फैक्टर्स चेंज होंगे। तो फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से द स्टेप और द पॉइंटर्स जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट डेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिव फोरकास्टिंग कर रहा हूँ या पैसिव फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, माइक्रो या मैक्रो। तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट डेटा होगा उसे हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, और उसे हमें क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। सो after the finding out the important determinants, it is necessary to identify the relevant data to be used in the demand फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग पे कौन सा रिलेवेंट डेटा हम यूज़ करने वाले हैं उसे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। द फोरकास्टिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड वेदर ही इज़ गोइंग टू यूज़ द प्राइमरी सोर्स और द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। देखो दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो खुद आपने कलेक्ट किए हैं या आपने किसी को अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ यू, ऑन द बिहाफ ऑफ यू, समबडी एल्स हैज़ कलेक्टेड दैट डेटा, दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी। और जो हमने क्या करना है, यूज़ करने हैं, जो प्योरली हम मार्केट से क्या किए हैं, खुद जाके या किसी को भेज के वो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, और वो डेटा को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने फोरकास्टिंग के लिए। और एक होता है सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया हुआ है, जो ऑलरेडी किसी ने जिसके ऊपर काम किया हुआ है, और वो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करके अपने डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट द सेकेंडरी डेटा, जो मोस्टली आपके जर्नल्स, पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर से भी और मैगजीन्स और यू कैन से द गवर्नमेंट साइड से जो हमें मिलते हैं। देन ही हैज़ टू कलेक्ट द रेलेवेंट डेटा ऑन द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो भी डेटा मिले वो डिटरमिनेंट से रिलेटेड, वो डिटरमिनेंट से रिलेटेड डेटा को इन डिटेल हमें एनालिसिस करना है, स्टडी करना है। दैट इज़ नथिंग बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग। एक बार हमने क्या किया, रिलेवेंट डेटा को क्या किया, हमने कलेक्ट किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेथड चूज़ करना है कि कौन से मेथड से हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करेंगे कि सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, कौन से मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
वी हैव टू चूज़ द पर्टिकुलर मैथड फ्रॉम द वेरियस मैथड्स जो हम अभी पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे मैथड्स हैं आपके डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। तो वो डिमांड फोरकास्टिंग के मैथड्स को इन डिटेल हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अ पर्टिकुलर मैथड मे बी चूजन फ्रॉम द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द टाइप ऑफ अ फोरकास्टिंग। अब कौन से टाइप के फोरकास्टिंग कर रहे हो, नेचर क्या है प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं यहाँ पे हम मैथड यूज़ करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। एंड द चॉइस ऑफ द मैथड्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द मैनी अदर फैक्टर्स। जैसे कि कौन से मैनी अदर फैक्टर्स हैं, देयर आर द मैनी अदर फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिमांड इज डिपेंडेंट। द चॉइस ऑफ अ मैथड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मैनी अदर फैक्टर्स, जैसे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप in the demand function, availability of the time for forecasting exercise, availability of the data, size of the budget। ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जिसको कंसिडर करने के बाद हम एक पर्टिकुलर मैथड को चूज़ करते हैं और वो मैथड से हम क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। देन आफ्टर if you're going to see, if required the data are not available, the forecaster may forced to use the less reliable method, and if the use of a better method is timely consuming and or the forecast are needed immediately, forecasting may be made on the basis of the less reliable technique। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में हमें जो डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता। जब वो अवेलेबल नहीं होता तो हम जाते हैं थ्योरी ऑफ अ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है, उसके अलावा कौन से सेकंड बेस्ट वन होगे, दैट वी विल गोइंग टू चूज़ ओवर हियर। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ व्हाट चॉइस ऑफ अ मैथड। और एक मैथड हमने सिलेक्ट किया डिमांड फोरकास्टिंग के लिए और उसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अ टेस्टिंग एक्यूरेसी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार हमने मैथड देख लिया तो मैथड हम यूज़ करेंगे किसके लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सो स्पेसिफिकली दिस इज द फाइनल स्टेप इन द डिमांड फोरकास्टिंग एंड देयर आर द वेरियस मेथड्स फॉर टेस्टिंग द स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट एंड दिस टेस्टिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द मार्जिन ऑफ एरर एंड देयर बाय हेल्प्स टू इम्प्रूव द वैलिडिटी फॉर द पर्पज ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। ये क्या इम्प्रूव करता है, वैलिडिटी इम्प्रूव करता है फॉर द पर्पज ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। सो एक बार हमने मेथड्स को यूज़ किया तो वो मेथड के एक्यूरेसी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर हाउ मच रिलायबल द डेटा इज़, how much we can trust on the forecasting, that is nothing but again the testing the accuracy of the same. And last one is evaluating the forecast. Finally the forecast will have to be evaluated forecast and draw the final conclusion from the it. एंड एक बार हमने मेथड यूज़ किया, एक बार एनालिसिस किया, इस बार फाइनल कंक्लूजन किया, तो लास्ट में हमें क्या करना है, उस कंक्लूजन उस फोरकास्टिंग को इवेलुएट करना है कि ये प्रॉपरली हमारे केस में प्रॉपर है कि नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस आर द 7 स्टेप्स ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग जो हमने कवरअप किए हुए हैं। और ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर देयर फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। एंड एक बार हमने फोरकास्ट कर लिया डिमांड, देन देयर इज़ नथिंग टू डू इट, वी हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना प्रोडक्शन और रिसोर्सेज भी क्या करना है, प्लान करना है। सो द नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, इट इज़ नथिंग बट द 5.5। तो यहाँ पे नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नथिंग बट द मेथड्स ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग। तो ज़रा ध्यान देना, अब डिमांड को कैसे फोरकास्ट करते हैं, कौन से मेथड्स हैं, उसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड को जब हम एस्टिमेट करना होता है, फ्यूचर डिमांड कितना हो सकता है, तो कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर द 2 अप्रोचेस फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। वन इज़ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइकली परचेजेस बिहेवियर ऑफ द buyer through the collecting the opinion of the expert or by conducting the interviews with the consumer, that is the survey method। एक मेथड है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़, कंडक्टिंग द वेरियस सर्वे। और ये सर्वे मेथड से क्या होगा, कस्टमर्स से हमें विल गोइंग टू गेट द सम आइडिया अबाउट द फ्यूचर डिमांड ऑफ द आर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो वो क्या होगा, वहाँ से हमें एक एस्टिमेट मिलेगा सर्वे मेथड से कि हाउ मेनी कंज्यूमर्स लाइक आर प्रोडक्ट एंड कितने लोग डिसलाइक करते हैं, कितना इन फ्यूचर परचेज कर पाएंगे, कितना परचेज नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डेटा हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी सर्वे मेथड। and the other one is using the past experience as a guide through the set of a statistical method। कभी कभी क्या होता है, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जाके कस्टमर से पूछो कि उनको क्या चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर
क्वेश्चनर एंड अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, अपना डिमांड फोरकास्ट कर सकते हो बाय टेकिंग द कस्टमर्स रिस्पॉन्सेज, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सेज एंड कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर्स थॉट, कंज्यूमर्स बिहेवियर। हम क्या करते हैं, सर्वे मेथड के थ्रू डिसीजन ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस जो हैं, आने वाले पिछले 5 सालों में हमारा सेल्स इतने से बढ़ा तो इन फ्यूचर भी इतने से बढ़ेगा। तो जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है, उसे क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करके स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड बना सकते हैं। और वो ट्रेंड के थ्रू हम क्या करेंगे, बाय दोज ट्रेंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो both of these methods rely on the varying degree of the judgments, and the survey method is usually found suitable for the short term forecasting, while the statistical method is suited for the लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। देखो सर्वे मेथड कब यूज़ करेंगे हम, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब सर्वे मेथड विल बी यूज्ड फॉर द सिचुएशन जहाँ पे आने वाले 2-3 महीने में हमें क्या करना है, डिमांड इंक्रीज़ करना है, या आने वाले 2-3 महीनों का डिमांड हमें फाइंड आउट करना है। और लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकल मेथड कब यूज़ करेंगे, जब हम आने वाले 5 और 10 ईयर्स के बारे में बात करते हैं, आने वाले 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, स्टैटिस्टिकल मेथड वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देन आफ्टर a forecast may use either of these method, and sometimes both of these method under these two the broad categories there are the specific methods जो यहाँ पे हैं। Now you can see the same यहाँ पे, this is what forecasting method is। देखो 2 मेथड यहाँ पे, एक है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड और एक क्या है आपका सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में होगा क्या, कस्टमर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्टली टू द कस्टमर्स वी विल गोइंग टू आस्क आवर क्वेश्चंस टू द मार्केट एक्सपर्ट। बहुत सारे कंज्यूमर रिलेटेड मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कंज्यूमर के बिहेवियर का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, जिनको मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है, जिनको पता होता है कि हमारा कमोडिटी मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, या डिमांड कितना इंक्रीज होगा या फिर डिमांड कितना फॉल होगा। सो दोज मार्केट एक्सपर्ट्स दे आर अवेयर कि हाउ एंड व्हेन एंड एट व्हाट टाइम विल हैव टू यूज़ दिस कमोडिटी, एंड हमको ये सेल करना है, कब इंट्रोडक्शन करना है, कब लॉन्च करनी है, एंड क्या करना है, कैसे करना है, सब वो मार्केट एक्सपर्ट्स को पता होता है। सो वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ओपिनियंस ऑफ अ मार्केट एक्सपर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वे एंड द स्टैटिस्टिकल 2 मेथड है। सर्वे मेथड में द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन मीन्स बहुत सारे मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल से क्या होता है वो मार्केट में काम करते हैं, तो दे आर नोन एज व्हाट, एक्सपर्ट्स। दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स। तो उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो जैसे एक्सपर्ट होते हैं, उनके ओपिनियंस को हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और उनके ओपिनियन के बेसिस पे जब हम अपना डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, योर एक्सपर्ट ओपिनियन। फिर आता है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में होता क्या है, एक पैनल होगा, पैनल पे जो है बहुत सारे एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड और मैनी एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट एरिया दिल कम रिलेटेड टू योर डिमांड फोरकास्टिंग इटसेल्फ, एंड वो क्या करेंगे, अपने अपने डिसीजन देंगे कि मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, एंड कैसा होना चाहिए। सो ऑल द एक्सपर्ट्स पैनल में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने रिस्पॉन्सेज देंगे, ओपिनियन देंगे, और मेजोरिटी विल गोइंग टू विन। अगर मेजोरिटी बोल रही है हाँ तो हाँ, मेजोरिटी बोल रही है ना तो ना। दैट इज़ नथिंग बट द काइंड ऑफ अ डेल्फी मेथड जो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देन कंज्यूमर सर्वे, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कंज्यूमर से पूछ लो जाके, कैसे, कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैम्पल सर्वे, या फिर एंड यूज़। कंप्लीट एन्यूमरेशन में क्या होगा, उन्हें जाके उनको क्या करना है, ऑब्वियसली विल गो टू गिव द सम प्रोडक्ट्स एंड दे विल गो टू टेस्ट इट एंड अकॉर्डिंगली विल गो टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज। फिर सैम्पल सर्वे मीन्स कुछ सैम्पल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टमर्स पे, और वो क्या करेंगे, वो कस्टमर्स वो सैम्पल परचेस करके वो हमें क्या करेंगे, सैम्पल लेके वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ। एंड यूज मीन्स व्हाट, वी विल डायरेक्टली गिव द कंज्यूमर्स द अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कमोडिटीज़ को वो ईट करेंगे, और जो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद वो अपने रिस्पॉन्सेज देंगे कि कितना और चेंज करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्वे एग्जैक्टली दे कैन डू। और इसके बाद जो आता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें 2 मेथड्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस एंड द रिग्रेशन। रिग्रेशन जो है वो आपका 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप शो करेगा कि हाउ इट विल बी लाइक, एंड ट्रेंड एनालिसिस विल गोइंग टू गिव यू द ट्रेंड कि इन फ्यूचर बढ़ सकता है
कि घट सकता है। सो ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड विल गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में ये क्या हो जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं हम सर्वे मेथड पे। जब हम बात करते हैं सर्वे मेथड की, तो सर्वे मेथड में पहला है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने कंज्यूमर गुड्स मार्केट में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं उनके, और वो अपना एक्सपीरियंस क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आफ्टर देयर ओन रिसर्च दे विल गोइंग टू टेल यू अबाउट कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, कितने कंज्यूमर परचेज करेंगे, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो द फर्स्ट वन, फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट द सर्वे मैथड्स आर ऑफन यूज एंड वी मे अंडरटेक द फॉलोइंग सर्वे मैथड्स। कितने सर्वे मैथड्स है, एज यू कैन सी ओवर हियर कि पहला है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे। देखो एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे मतलब एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके हमें क्या करना है, वहाँ पे सर्वे करना है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव अ फील अबाउट द प्रोडक्ट एंड दिस आर द persons dealing in the same or the similar product and are able to predict the likely sales of a given product in the future। वो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो ये टाइप के प्रोडक्ट में वो क्या करते हैं, डील करते हैं, और वो फील करते हैं, और उन्हें पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट का फ्यूचर है कि नहीं है, मार्केट में कितना सेल हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। दे आर अवेयर अबाउट द एवरीथिंग एंड दिस एक्सपर्ट्स आर द सेल्समैन, sales manager, marketing manager, market consultant, retailers, wholesalers, and these estimates can be reviewed to eliminate the biases of the expert। ये हो सकता है कि मार्केट में 25 साल से काम करने वाला सेल्समैन भी हो सकता है, और कुछ जो पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं, आफ्टर डूइंग द डिटेल रिसर्च दे विल गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट कि क्या हो सकता है। तो इट मे बी एनीथिंग, ही मे बी एनीथिंग। एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है जो एक रिलेवेंट सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स से वो पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है, देन दैट ही बिकम अ expert or in that particular field, that person become an expert in that particular field। now the next one is nothing but the advantages। नाउ कुछ एडवांटेजेस है ये मेथड के, एक्सपर्ट ओपिनियन के। जब एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है उसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं कि हाँ बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, कितने से बढ़ सकता है, 5% से। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ भाई 5% से ही क्या करने वाला है, ये बढ़ने वाला है। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन विच दे आर डूइंग, कि हमें पता चला कि हाँ 5% इन्होंने बोला, 5% से बढ़ेगा। एडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड रिक्वायर्ड द मिनिमम स्टैटिस्टिकल वर्क। नाउ यू विल हैव टू जस्ट आस्क द वर्बली, हमें क्या करना पड़ता है, ओरली हमें उनसे पूछना होता है कि क्या है क्या नहीं है, एंड वो क्या करते हैं, वो अपना फाइनली डिसीजन बताते हैं। सो ओरली और इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट, वर्बली दे विल गोइंग टू गिव देयर रिसर्च वर्क, दे विल गोइंग टू गिव देयर एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। द टाइम ड्यूरेशन टू अराइव एट अ फोरकास्टिंग में बी वेरी शॉर्ट। अब इसमें होता क्या है, जो मार्केट एक्सपर्ट होते हैं उनको सिर्फ हमें अपनी सिचुएशन, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 25-30 ईयर्स से वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो दे आर अवेयर अबाउट इट एंड दे कैन जस्ट डायरेक्टली गिव यू द ओपिनियन, एंड इट इन्वॉल्व्स द वेरी लो कॉस्ट। नाउ देयर इज़ नो नीड टू डू द सर्वे, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर्स के जाके कस्टमर्स को पूछना, वो सब इन्वॉल्व होता नहीं है। एक लोअर चार्जेस, एक स्मॉल स्पैन ऑफ चार्जेस सिर्फ एक्सपर्ट को पे करना है, और एक्सपर्ट क्या करेगा, अपना ओपिनियन दे देगा, एंड उसके ओपिनियन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। सिंपल है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ एडवांटेज है तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब ये डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, द डिसएडवांटेज दैट इज नथिंग बट द लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट वन, it is often purely subjective because the opinion given by the each expert may be personal at a time based on the guesswork। देखो लिमिटेशन सबसे पहली बात कि ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, हो सकता है वो सेल्समैन जो है एक कमोडिटी को ज़्यादा लाइक करता है और दूसरे कमोडिटीज़ को डिसलाइक करता हो सकता है वो कंपनी जो एक्सपर्ट है, दैट एक्सपर्ट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, मीन्स ही इज़ गिविंग हिज ओन पर्सनल ओपिनियन, बट there is nothing personal in case of a market, will have to be objective। हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, सब्जेक्टिव नहीं। तो सब्जेक्टिविटी के हिसाब से क्या होगा कि हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हो जो एक्चुअल में मार्केट में इम्प्लीमेंट ना हो। तो दैट पर्सनल थिंग्स और पर्सनली लेके कोई ओपिनियन देना, इट्स नॉट अ थिंग जो विच इज़ रिक्वायर्ड इन द बिजनेस।
तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, इट इज़ लाइकली टू बी बाइस्ड। बाइस्ड मीन्स वॉट, हो सकता है कि कंपनी के वो फेवर में बोले क्योंकि कंपनी उसको पे कर रही है, या फिर कंपनी के फेवर में ना बोले क्योंकि ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कंपनी, और ही वांटेड टू डू समथिंग विद दैट कंपनी, और ही वांटेड टू डू समथिंग एल्स। तो वो सिचुएशन में क्या होगा, एक बाइस्ड डिसीजन भी मिल सकता है अगर एक ही एक्सपर्ट को हम पकड़ के रखें। Then after, the expert may not be aware of the broader economic changes that have an impact on the future demand. देखो जब हम बात करते हैं डिमांड की तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज़ अनसर्टन। सिंस ही इज़ अ सेल्समैन, ही इज़ ओनली द सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर, तो ही जस्ट थिंक अबाउट कि हमारा सेल्स कैसे इंक्रीज़ होगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं जो पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वेदर इट इज़ योर बिजनेस और समवन एल्स, सबको क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो चीज़ों के बारे में स्टडी करके हमने फोरकास्टिंग किया नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया है, हाँ आज 10,000, परसों 10,000, देन उसके बाद 10,000 का हो रहा है, फिर 4,000, अगेन 10,000 का। सो हमने एस्टिमेट कर लिया कि जब 10,000 हो ही रहा है सेल, तो इन फ्यूचर भी 10,000 ही सेल होगा। वी हैव नॉट एस्टिमेटेड, वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी अदर वेरिएबल ओवर हियर। तो ये क्या एक डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डेल्फी मैथड। एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद क्या करते हैं हम, आफ्टर टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द वन एक्सपर्ट, वी कैन गो विद द मल्टीपल एक्सपर्ट्स ओपिनियन by using the Delphi method. This is the variant of the expert opinion method, and here an attempt is made to arrive at a consensus in an uncertain area by questioning a group of experts repeatedly until the response appears to be converge along with the similar line. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक पैनल में वो बैठते हैं और अपने अपने डिसीजन, अपने अपने ओपिनियन देते हैं। अगर सबने हाँ किया हुआ है, समझ मान लो देयर आर द 5 पीपल्स, पांचों ने क्या किया, 5 में से 3 लोग एग्री हो रहे हैं, 2 लोग डिसएग्री हो रहे हैं। तो जो 2 लोग डिसएग्री हो रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि रीज़न क्या है डिसएग्री होने का, रीज़न क्या है तुम डिसएग्री हो रहे हो, तो वो रीज़न बताओ मुझे। सो विल गोइंग टू आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन जब तक वो एग्री ना हो जाए, या एग्री हैं डिसएग्री करना है तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हाई यू आर डिसएग्री और व्हाई यू आर एग्री, until they are going to change their opinion or until they are going to give us the satisfied reason for their disagreement or the agreement for the same. तो जब तक वो एग्री है कि डिसएग्री है, फेवर में है कि फेवर में नहीं है, उनका ओपिनियन क्या है, अच्छा है कि बुरा है, इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। सो एनी टाइप ऑफ ओपिनियन दे विल गोइंग टू गिव। मेजोरिटी अगर साथ में है, जो मेजोरिटी में नहीं है, उनसे फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्यों, व्हाई, एंड अकॉर्डिंग टू द व्हाई क्वेश्चंस, आफ्टर द व्हाई क्वेश्चंस हमने क्या करने हैं, सेटिस्फाइड आंसर लेना है, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नथिंग बट द फोरकास्टिंग का। सो यहाँ पे भी सेम होता है, इन और कन्वर्ज द सिमिलर लाइन, एंड इन अदर वर्ड्स हियर एन अटेम्प्ट इज डन टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ओपिनियंस गिवन बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट, एंड दिस मे बी डन थ्रू द ब्रिंगिंग द एक्सपर्ट्स टुगेदर एंड अरेंजिंग द 1 or 2 मीटिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स बाय द कोऑर्डिनेटर और द लीडर। तो इसमें होता क्या है, सेम सिचुएशन है यहाँ पे, एंड the participants may be provided with an opinion of the others without naming them, and उनमें से पूछा जाएगा कि तो according to you how it will be like, कैसे ये चेंज होगा, कैसे ये चलना चाहिए, ये सब क्या है, हमारा डेल्फी मेथड है। सो ये डेल्फी मेथड क्या है, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर द एक्सपर्ट्स, व्हाट दे विल गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू गिव देयर ओपिनियन। अब इसमें होता क्या है, जैसा मैंने बताया, समझ लो 5%, देयर आर द 5 पीपल्स, 5 में से 3 एग्री हो रहे हैं, 2 डिसएग्री हो रहे हैं। तो जो डिसएग्री हो रहे हैं उनसे अगेन एंड अगेन रिपीटेडली विल गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन कि भैया तुम एग्री हो रहे हो या डिसएग्री हो, क्यों, वाई, देयर इज़ अ रीज़न। जब तक वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं देंगे तब तक हमें बार बार क्या करेंगे, हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं होते, देयर आर द मैनी एक्सपर्ट ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट एजेस और डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड जब हम सेटिस्फाइड आंसर मिल गया कि हमें 5 में से 4 या 5 में से 2 या 5 में से 3, हाँ एक सर्टन नंबर ऑफ people's experts are giving the similar opinion, then accordingly we can take the next decision. So this is an example of a Delphi method where the one person will going to ask कि क्या हो सकता है, and जब तक सब एक फेवर में ना आ जाए, जब तक सब एक साथ में ना आ जाए, तब तक हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। एंड इसको कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। चलते हैं एडवांटेज पे। सो एडवांटेज ऑफ अ डेल्फी मैथड,
So Delphi method, it generates a non-structural opinion in the place of a unstructured opinion. Advantage क्या है यहाँ पे कि जो opinions जो experts देते हैं, this is not only the one person, unstructured नहीं है कि एक particular person ने opinion दिया और हमने क्या किया उसे मान लिया. No, they are the professionals, the experts, the panel which will be there जो help करेगा हमें opinion दे के Delphi method में, वो professionals होते हैं. Second, it enables the respondents to be forthright in their view, and it enables the forecasters to put the problem to the expert at a one time and have their responses. एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें एक क्वेश्चन दे सकते हैं and they different opinions they will going to give, and after analyzing those things हम क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं. इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. डेल्फी मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और ये डिसएडवांटेज क्या है ज़रा देखते हैं. सो बेसिकली इट कुड बी टीडियस और कॉस्टली. देखो, एक पैनल बुलाना, पैनल डिफरेंट ओपिनियंस लेना, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को उनकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, और वी हैव टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द रिफ्रेशमेंट, विल हैव टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर देयर ओन कंफर्ट, एंड देर आर द मैनी थिंग्स जहाँ पे हमें क्या होगा, हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और हेडेक होगा. इतने सारे लोगों के पैनल्स के डिसीजंस को हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करने में. Then after, the success of this method depend upon the expertise, knowledge, experiences and aptitude of the coordinator. अब यहाँ पे क्या होगा, कितना एक्सपर्ट है, कितने कोऑर्डिनेटर है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, एंड दोज थिंग्स विल गोइंग टू बी मैटर व्हेन द different peoples will going to give their different opinion. Again, it will be subjective in nature. They might not be aware of कि consumer, how the consumer will going to react and how the consumer will going to respond, कि consumer को क्या चाहिए, consumer को कैसे चाहिए. So they are not aware of that. तो ऐसे situations यहाँ पे हो सकते हैं. Then after, it's still a poor proxy for the market behavior of the economic variable. अब यहाँ पे जो experts होंगे, ये जो experts जो अपने अपने opinion देंगे, they will not going to consider the situations, the variables which will going to affect the economy. So yes, this is the method जो हम which could be appropriate if the number of experts are not too large and they are cooperatives and the forecast has the necessary funds and ability to perform the task. अब इतने एक्सपर्ट्स को एक साथ ला के उनको कॉर्पोरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस एक्सपर्ट्स, इफ़ वन इज़ गिविंग यू द यस एंड अनदर इज सेइंग द नो, तो वो आपस में कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड दे विल गोइंग टू फाइट टुगेदर अमंग्स देमसेल्फ. सो वो सब सिचुएशंस ना हो, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर डेल्फी मैथड. इसके बाद जो नेक्स्ट मैथड है, इट इज़ नथिंग बट द कंज्यूमर सर्वे मैथड. अब यहाँ पे होगा क्या, कंज्यूमर सर्वे मेथड में कंज्यूमर्स को क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चनर्स देंगे एंड वो कंज्यूमर क्वेश्चनर्स के आंसर देंगे, और दे विल गोइंग टू आस्क द सर्टेन क्वेश्चंस टू द कंज्यूमर एंड दे विल गोइंग टू रिस्पॉन्ड. कस्टमर्स को कोई क्वेश्चन पूछना है, बहुत सारे ऐसे होते हैं. आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के जो हैं या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेल्समैन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि आपको डिसलाइक है कि लाइक है, पहले अपना नाम बताएं, कौन सी एज में हो, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप कौन से कपड़े पहनते हो, कौन से सोप यूज़ करते हो, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग यू आर यूजिंग, एंड कौन से सेलफोन यूज़ करते हो. सो देयर आर द एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. वाई? बिकॉज दे आर कंडक्टिंग द सर्वे एंड अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, अपने डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं. वंस दे अंडरस्टूड कि हाँ कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्टिव फोरकास्टिंग करके उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करके मार्केट में सेल करेंगे एंड दे विल गो टू अर्न द प्रॉफिट. सो वो सब चीज़ें वो सब कर सकते हैं यहाँ पे अंडर द कंज्यूमर सर्वे मैथड. ज़रा ध्यान देना. In this method, the demand forecastings are made together the survey of the consumer's intention, and it is the most direct approach to the demand forecasting because in this method, the consumer themselves are asked about the future consumption plans and the consumer's survey may attempted through the following method. अब कुछ methods है जिससे हम consumer survey method use कर सकते हैं. We can achieve that is nothing but what. पहला है आपका complete enumeration method. वे enumeration method में होता क्या है? Under this method, the forecasters undertake the complete survey of all the consumers whose demand he intended to forecast. सबको क्या करना है, जितने भी कंज्यूमर हैं सबको, हर एक कंज्यूमर के को क्या करना है, हमें हर एक कंज्यूमर को हमको क्वेश्चनर्स देना है, क्वेश्चन आंसर्स करनी है. हर एक कंज्यूमर से हमें क्या करना है, हमें उनके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं. दैट इज नोन एज कंप्लीट एनुमरेशन मैथड. ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स आर आस्क अबाउट द
amount of a commodity they would like to purchase in the forecast period, and after collecting this information, forecast can be obtained by the adding up the probability of the demand of the all the consumer. हमें लगा कि ये कस्टमर्स परचेज कर सकता है, हाँ 80% चांस है, 60% चांस है कि ये कंज्यूमर परचेज करेगा, 70% लग रहा है कि कस्टमर्स ये परचेज करेंगे. सो दैट प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, एक बार में सबके ऐड करके उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं. तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में जितने कंज्यूमर्स होंगे सबसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, सबके रिस्पॉन्सेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज नथिंग बट द कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर द एन कंज्यूमर्स एंड ईच डिमांडिंग द कमोडिटी एक्स, देन द टोटल नंबर ऑफ अ फोरकास्टिंग वुड बी व्हाट, समेशन ऑफ एक्स. ये क्या हो गया आपका कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. जितने भी कंज्यूमर है सबसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है और सबके रिस्पॉन्सेज को एक साथ में ऐड करना है. ये कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड है. इसके कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो ज़रा देखते हैं हम. कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड जिसमें हर एक कंज्यूमर, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबसे हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, एंड वो इन्फॉर्मेशन को हम फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे कि कस्टमर कितना डिमांड कर सकता है. द एडवांटेज क्या है, द फोरकास्टर डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी बायस ऑफ द वैल्यू जजमेंट ऑफ हिज ओन, ही सिंपली रिकॉर्ड्स द डेटा एंड एग्रीगेट्स. इसमें होता क्या है, हम अपना बायस यूज़ नहीं करते, हम अपना डिसीजन नहीं देते कि कंज्यूमर होगा कि नहीं होगा. हम डायरेक्टली कंज्यूमर से पूछ रहे हैं, मतलब वी आर आस्किंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स एंड द कंज्यूमर्स आर रिस्पॉन्डिंग. इसका मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट एडिंग आर समथिंग इन दैट. जैसा कंज्यूमर से मिला वैसा हमने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं. सिंपली वो क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको एग्रीगेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे बायस नहीं होता, वैल्यू जजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. Second, the demand forecast is likely to be more accurate than the many other method. Since we are directly asking to the consumers about their expectation, about the demand for our goods, about the taste, about their income, and there are the many other things. तो वहाँ पे ये सिचुएशन में होगा क्या, ऐसे सिचुएशंस में कंज्यूमर से हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा किसी अदर मेथड से. नाउ कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. जैसे फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ टीडियस एंड कम्बरसम प्रोसेस, इट मे नॉट बी फिजिबल इफ़ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर वेरी लार्ज. सी कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में क्या होगा, हर एक कस्टमर से हमें रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, लेकिन जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी कंज्यूमर. हर एक कंज्यूमर से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर कंज्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो, और इट बिकम्स वेरी टीडियस. ये थोड़ा हेडेक हो जाता है और थोड़ा कम्बरसम भी हो जाता है जब हम बात करते हैं कंज्यूमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, हर एक कंज्यूमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जब कंज्यूमर्स का साइज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा हो. नेक्स्ट वन, देयर कैन बी द लार्ज नंबर ऑफ एरर्स इन द डेटा कलेक्शन. हमने डेटा जो कलेक्ट किया है हो सकता है कि उसमें बहुत सारा एरर हो सकता है. जैसे हमने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स से हमने उनके डेटा कलेक्ट किए तो उस थोड़े बहुत मिसफिल्ड हो जाते हैं, मिसयूज़ हो जाते हैं, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हो जाते हैं, नंबरिंग इज़ नॉट प्रॉपर, एंड देयर आर द मैनी अदर थिंग्स जो हो सकता है. देन देर कैन बी द लार्ज नंबर, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, काम पे लगाना पड़ेगा, एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, दे विल गोइंग टू विजिट एट ईच एंड एवरी कंज्यूमर प्लेसेस. हर एक कंज्यूमर से क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लेना, उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे करना, तो बहुत टीडियस हो जाता है और बहुत कॉस्टली होगा कि हर एक सेल्समैन, हर एक पर्सन जो कस्टमर से उनका रिस्पॉन्ड कलेक्ट करेगा देन उनको भी पे करना पड़ेगा एंड उनके भी थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेंगे. दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ कॉस्ट एग्जैक्टली. फिर कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज रिवील देयर ट्रू प्रेफरेंसेस. कभी कभी क्या होगा, कस्टमर्स जो है सच्चाई नहीं बताते, कस्टमर सिर्फ हाँ आपको खुश रखने के लिए हाँ आपका प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, विल गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, विल गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, विल गोइंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट. तो ये क्या होगा, दे विल नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट देयर ट्रू प्रेफरेंसेस. Nobody will going to tell कि what exactly they will going to do. They'll just going to do हाँ हम आपका ही परचेज करेंगे, हाँ हमें अच्छा लगा. So this is what exactly they are doing and on the basis of that we are considering or we are taking our decision, जो कि important नहीं होता है कभी कभी. So these are what exactly your complete enumeration method. Now after the complete enumeration method there is a sample survey method. यहाँ पे क्या है, एक sample survey method है. Now sample survey method का मतलब क्या होता है, जब कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक कस्टमर से क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. लेकिन सैम्पल सर्वे मेथड में क्या होता है कि हर एक कस्टमर से इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं करते हैं. वी आर नॉट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन कुछ सिलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट, कुछ सिलेक्टेड पॉपुलेशन से करते हैं.
कुछ लोगों को सिलेक्टेड पर्सन से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ सैम्पल सर्वे मेथड. In this method, the forecaster selects the sample of a consuming units from the relevant population instead of all and then collect the data on the probable demand for the product in the forecasting period. एक sample of consumers को select करते हैं और उनसे questions पूछते हैं about how would they will going to respond to the particular change in the prices of a commodity. इनकम में चेंज होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो कंज्यूमर से, वो उससे रिलेटेड हम उनको क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वो सैम्पल कंज्यूमर से जो भी रिस्पॉन्ड आएगा उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ कंडक्टेड बाय द क्वेश्चनिंग द पीपल एट अ शॉपिंग सेंटर. हो सकता है कि जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होती है, मोस्टली हम वहाँ पे ये सब चीज़ें करते हैं. जैसे आपका नियर बाय द पब्लिक पार्क, नियर बाय द रेलवे स्टेशन, देन शॉपिंग सेंटर, दीज आर द सर्टन प्लेसेस जहाँ पे क्राउड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी. There many of the most of the time if you're going to travel from the train, you're going to find at a platform also sometime जो public bridges होते हैं, platforms होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं teenagers होते हैं, and they are over there what they are doing, उनके हाथ में एक questionnaire होता है और एक pen होता है. They'll just going to ask your name, your basic details, then accordingly they'll going to ask the questions और तुम्हारे response को वो वहाँ पे क्या करते हैं, record करते हैं. That is also the part of a sample survey method. इसके बाद इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चनर्स जो हम वो क्या करते हैं, इशू करते हैं, कंस्ट्रक्टेड एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ द कंज्यूमर, एंड बहुत सारे ट्रेंड बाय द इंटरव्यूअर्स, और जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं. एंड द टोटल डिमांड फॉर द सैम्पल यूनिट्स इज शोन टू एंड जनरेट द टोटल डिमांड फोरकास्ट फॉर द रिलेवेंट कंज्यूमर ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड. जो सैम्पल है, सैम्पल के रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंटायर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं पूरे पॉपुलेशन का. अगेन कुछ एडवांटेज यहाँ पे हैं और कुछ क्या है आपके डिसएडवांटेज है. तो एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ज़रा देख लेते हैं. नाउ देयर आर द सर्टन एडवांटेजेस, लेट अस स्टडी दिस वन. समझने की कोशिश करना. देखो एडवांटेज क्या है, compared to the complete enumeration method, this method is less tedious and less costly, subject to the less data error. देखो डेटा एरर यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, ये कॉस्टली नहीं है, ना ही ये टीडीएस है. क्यों? क्योंकि हर एक कंज्यूमर से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, सिर्फ सैम्पल से लेना है. 10 में से सिर्फ एक से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो एज कम्पेयर टू द कंप्लीट एनुमरेशन ये थोड़ा अच्छा है. सेकंड, sometimes the consumer surveys are the only way to obtain the information about the possible consumers response. कभी कभी consumer survey method ही एक ऐसा method होता है जिससे हम कस्टमर से एक accurate information उनके responses collect कर सकते हैं. जैसे if a firm is thinking of introducing the new product or changing the quality of the existing product, the only way that the firm can know consumers reaction is by directly asking the questions since no other data are available. हम क्या कर सकते हैं, before launching our product we can conduct the pilot study और we can conduct the survey, और उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर से उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में, क्वेश्चनर्स के बारे में हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम उनसे ले सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. Then the consumer surveys are useful in detecting the changes in the consumer's taste and the preferences and in determination of consumers expectation about the future prices. देखो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करते हैं कस्टमर को. जब डायरेक्टली हम कंज्यूमर से उनके एक्सपेक्टेशन पूछते हैं तो दे विल जस्ट गिव यू द दैट थिंग विच दे एक्चुअली रिक्वायर्ड, विच दे एक्चुअली वांटेड. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ें, वो एक्सपेक्टेशन वो आपसे शेयर करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम अपना डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, विच इज़ द गुड वन. कि ओवर देयर वी विल बी अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द कंज्यूमर इज़ डिमांडिंग, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सप्लाई करेंगे. एंड द कंज्यूमर सर्वे कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन डिटेक्टिंग द कंज्यूमर्स अवेयरनेस अबाउट एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन बाय द फर्म. जैसे हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चनर्स करते हैं, तो इन दैट क्वेश्चनर्स वी कैन ऐड वन क्वेश्चन अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एंड हमारे कौन से एडवर्टीजमेंट हुए, आपके हमारे एडवर्टीजमेंट आप टेलीविजन या सोशल मीडिया पे देखते होगे, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच कैन आस्क एंड वी कैन कम टू नो कि कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में कितना अवेयर हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ कंज्यूमर सर्वे ओनली. फिर इसके बाद कुछ एडवांटेजेस के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो ये डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं. लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली द केस इज. Then after
there may be the sampling error, and the smaller size of a sample, the larger the sampling error, and the success of the method depend upon the choice of a sample. देखो सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से हमने एक को चीज़ चूज किया है, yet out of 10 we have selected the one person, and that one person is giving the that respond that information जो other 9 peoples are not giving. Other 9 peoples are agree, but we have selected that respondent जो disagree है. तो वो एक बंदे के, एक पर्सन के रिस्पॉन्स के ऊपर, सैम्पल्स के रिस्पॉन्स के ऊपर हमने जो डिसीजन लिया है, समटाइम इट माइट गो रॉन्ग. तो वैसे सिचुएशंस में क्या होगा, दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग एरर. हमने वो सैम्पल्स को सिलेक्ट किया है जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं. द सक्सेस ऑफ द मैथड्स डिपेंड्स अपॉन दी कॉर्पोरेशंस ऑफ अ सिलेक्टेड कंज्यूमर. अगर हो सकता है कि जो हमने सैम्पल बेसिस पे जिन कस्टमर्स को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, दे जस्ट केम फॉर द हैविंग द फूड, दे जस्ट केम फॉर द enjoyment, they are not serious about the survey, or they are not aware of how to react with the same, तो they will not be give you the accurate information about the same. तो ये information जो है accurately they will not going to give. Third, consumer survey may be biased because of the consumers either unable or unwilling to provide the accurate answers. कभी ऐसा भी हो सकता है कंज्यूमर सर्वे हमने कंडक्ट किया बट इट मे बी बायस्ड, मतलब कंज्यूमर जो है एक तरफा अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज द कंज्यूमर्स आर आइदर अनविलिंग और अनेबल टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर. तो वो कुछ भी मन में आएगा तो वो आपको बोल देंगे आपने हमें रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर आपने डिसीजन ले लिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, would the consumer more chocolate if the price of the chocolate falls by 10%? The consumer may not answer accurately such a questions, and sometimes the consumers provide a response that they find more socially acceptable rather than revealing their ट्रू प्रेफरेंसेस. कभी कभी क्या होता है, सब ने हाँ बोल दिया तो मैंने भी हाँ बोल दिया, सब ने ना बोला तो मैंने ही ना बोला. तो दैट इज़ द सोशियोलॉजिकल. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं जिसका रिस्पॉन्स कस्टमर्स के पास नहीं होता है. समटाइम इट इज़ फ्रॉम प्रॉब्लम फ्रॉम द इंटरव्यूअर साइड ऑल्सो. दिस इज़ वॉट exactly we have completed the disadvantages of your sample survey method. This is how today we have completed the complete enumeration method और sample survey method हमने क्या क्या यहाँ पे देखा हुआ है. तो next one the end use method जो हम continue करेंगे in the next lecture. Till the time what all of you will going to do, you will going to revise the steps in the demand forecasting, and you will also going to study the methods of demand forecasting. So in the next lecture we will going to continue with the remaining method of a demand forecasting. Thank you.